फॉर यू में एक बार पुनः स्वागत है। आज बात करेंगे हम 12वें चैप्टर में सेकंड पार्ट की, जिसमें मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे आज अल्पाधिकार और द्वैधिकार के बारे में। और इसमें जो मुख्य बिंदु हम लेंगे, सबसे पहले लेंगे हम अल्पाधिकार क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं, ओलिगोपोली। दूसरा, विभिन्न आधारों पर अल्पाधिकार का जो वर्गीकरण किया जाता है उसको समझेंगे। तीसरा, अल्पाधिकार में मांग वक्र, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसमें किंक्ड डिमांड कर्व, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। चौथा, द्वैधिकार, ड्यूओपोली क्या होती है और उसको कैसे हम समझेंगे, इस पे बात करेंगे। तो आइए बात करते सबसे पहले अल्पाधिकार और उसकी विशेषताएं। क्या होता है अल्पाधिकार? नाम बता रहा है अल्प अधिकार, अर्थात बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें किसी भी वस्तु के विक्रेताओं की संख्या बहुत थोड़ी होती है और उनके द्वारा समरूप एवं विभेदीकृत दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इनमें से विक्रेता जो होते हैं, प्रत्येक विक्रेता या फर्म कुल उत्पादन का एक बड़ा भाग उत्पादित करती है और अपनी पूर्ति से बाजार मूल्य को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। तो आप सामान्य मान सकते हैं कि ऐसे बाजार जो विक्रेताओं की संख्या होगी 2 से ज्यादा होगी, क्योंकि 2 विक्रेता होंगे तो बाजार की स्थिति अलग हो जाएगी। और एकाधिकृत प्रतियोगिता में हम देखते हैं विक्रेताओं की संख्या 8-10 होती है, तो उससे यहाँ पर कम हो जाएगी विक्रेताओं की संख्या। सामान्यतः 4-5 विक्रेता ऐसे बाजार में देखे जाते हैं। अब इस बात करते हैं इस बाजार की विशेषताओं की। पहली विशेषता इसकी होती है कि ऐसे बाजार में चूंकि विक्रेताओं की संख्या काफी कम है, इसलिए उनमें पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। एक दूसरे की, फर्म की कीमत नीति, विक्रय शैली, उत्पादन की नीति, विज्ञापन, उत्पाद का प्रकार, वो उद्योग की अन्य फर्मों को भी प्रभावित करेगी। दूसरी बात जो इसकी विशेषता होती है वो होती है कि ऐसे बाजार में जो विक्रेता चूंकि कम ही है, इसलिए उनके मध्य वास्तविक प्रतियोगिता भी पाई जाती है। वास्तविक प्रतियोगिता से यहाँ तात्पर्य है कि प्रत्येक जो फर्म होती है अपनी प्रतिद्वंदी फर्मों की चालों पर नजर रखती है, अर्थात वो किस प्रकार की नीति बना रही है और किस प्रकार का व्यवहार रख रही है, उसी के अनुसार वो फर्म भी उसके पलटवार करने का प्रयास करती है। इसीलिए इसको हम वास्तविक प्रतियोगिता का नाम देते हैं। तीसरी इसकी विशेषता होती है कि ऐसे बाजार में विज्ञापनों का सर्वाधिक महत्व होता है, क्योंकि प्रत्येक फर्म अपने जो कुल उत्पादन हो रहा है उसमें अपनी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए विज्ञापनों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है। और इसीलिए प्रोफेसर बोमोल नामक अर्थशास्त्री ने तो स्पष्ट लिखा है कि अल्पाधिकार में विज्ञापन जीवन मृत्यु का प्रश्न बन जाता है। अर्थात जो फर्म ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन करके या प्रचार प्रसार करके अपनी वस्तु की बिक्री को बढ़ा लेती है, वही फर्म उसमें ज्यादा सफल मानी जाती है। चौथी जो इसकी विशेषता है वो है कीमत परिदृढ़ता, प्राइस रिजिडिटी। ये इस बाजार की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है। वास्तव में ये एक ऐसी स्थिति को दर्शाती है जिसमें यदि एक फर्म बिक्री बढ़ाने के लिए कीमत में मान लीजिए कमी कर देती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उद्योग की जो दूसरी फर्में हैं वो भी उसका अनुसरण करेंगी, वो भी कीमतें कम करेंगी, जिससे ऐसी फर्मों के मध्य कीमत युद्ध की स्थिति आ जाएगी। और जब एक दूसरे से कीमतों के प्रतियोगिता करेंगे तो किसी भी फर्म को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। ठीक, यदि इसी प्रकार की यदि मान लीजिए कोई भी फर्म कीमत बढ़ाने का निर्णय ले ले तो क्या होगा, क्या दूसरी फर्में कीमत बढ़ाएंगी? वो फर्में कीमत नहीं बढ़ाएंगी। इससे क्या होगा, जो कीमत जिस फर्म ने बढ़ाई है उसकी बिक्री कम हो जाएगी। इस प्रकार से ऐसी स्थिति में बाजार में जो कीमतें हैं वो लगभग यथा स्थिर बनी रहती हैं और इन कीमतों के यथा स्थिर बने रहने की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, कीमत परिदृढ़ता की स्थिति कहते हैं। पांचवी विशेषता होती है इसकी, ऐसे बाजार में जो एक व्यक्तिगत फर्म है या एक फर्म है उसके मांग वक्र किस प्रकार के होंगे, इसके बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो मांग वक्र होगा वो अन्य प्रतिद्वंदी फर्मों की प्रतिक्रिया के स्वरूप प्राप्त हमें होगा और उनकी जो प्रतिक्रिया होगी वो किस प्रकार की होगी, इसके बारे में कोई पूर्व निर्धारण धारणा नहीं बनाई जा सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्पाधिकारी बाजार में जो व्यक्तिगत फर्म है उसका मांग वक्र प्राय अनिश्चित होता है। अब बात करते हैं हम अल्पाधिकार बाजार के विभिन्न प्रकारों की। अल्पाधिकार बाजार को भी
विभिन्न आधारों पर विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। सबसे पहला होता है वस्तु विभेद के आधार पर, अर्थात जो वस्तुएं बनाई जा रही हैं उन फर्मों के द्वारा यदि समरूप वस्तुएं हैं तो उसको हम कहते हैं पूर्ण या शुद्ध अल्पाधिकार, और यदि फर्मों के द्वारा वस्तुओं विभेद किया जा रहा है या विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है तो उसको कहते हैं हम अपूर्ण या विभेदात्मक अल्पाधिकार। तो ये आधार किस पर है? वस्तुओं में अंतर के आधार पर। दूसरा होता है पारस्परिक सहमति के आधार पर, यदि जो उद्योग में फर्में काम कर रही हैं वे मिलकर के कीमत और उत्पादन मात्रा का निर्धारण कर लेती हैं, अर्थात आपस में कोई समझौता कर लेती हैं, तो उसको कहते हैं हम कपट संधायी अल्पाधिकार। और यदि उन फर्मों के मध्य में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होता तो उसको हम कहते हैं गैर कपट संधायी अल्पाधिकार। तीसरी बात करते हैं प्रवेश करने की स्वतंत्रता। यदि अल्पाधिकार बाजार में किसी नई फर्म को बाजार में प्रवेश करने की स्वतंत्रता है तो उसे कहा जाता है खुला अल्पाधिकार। और जब यदि कोई नई फर्म बाजार में प्रवेश करने की उसको आजादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे हम बंद अल्पाधिकार। चौथी बात होती है फर्मों के बीच समन्वय का। उसमें क्या होता है? जब वस्तुओं का विक्रय कोई केंद्रीकृत व्यवसायी संघ द्वारा किया जाए, अर्थात एक संघ बना लिया जाए, तो उसको व्यवसायी संघ अल्पाधिकार के नाम से जाना जाता है। और जब फर्में कीमत और उत्पादन को निर्धारित करने के लिए स्वयं को एक संगठन बना लें, एक संगठित कर लें, आपस में ही सारी फर्में मिल जाएं, तो उसको क्या कहेंगे हम? संगठित अल्पाधिकार कहेंगे। पांचवा जो वर्गीकरण का आधार होता है वह होता है कीमत नेतृत्व का, प्राइस लीडरशिप का जो होता है। उसमें यदि वस्तु की कीमत का निर्धारण एक बड़ी फर्म द्वारा किया जाता हो तो उसको हम आंशिक अल्पाधिकार कहते हैं। वास्तव में एक जो बड़ी फर्म का मतलब है जिसका उत्पादन की मात्रा पर बहुत अधिक नियंत्रण होता है और वो अन्य फर्मों की तुलना में अधिक सक्षम होती है, उसे हम आंशिक अल्पाधिकार का नाम देते हैं। और जब प्रत्येक फर्म वस्तु की कीमत निर्धारण के लिए स्वयं स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है, अर्थात उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, तो उसे हम पूर्ण अल्पाधिकार का नाम देते हैं। अब बात करते हैं अल्पाधिकार में मांग वक्र या औसत आगम वक्र की, जिसको मैंने बताया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि इसको हम समझें, सबसे पहले बात होती है कि चूंकि बाजार, इस जो बाजार है इसमें फर्मों के बीच में अत्यधिक निर्भरता है, क्योंकि फर्मों की संख्या बहुत कम है। ऐसी स्थिति में इनका जो मांग वक्र होगा वो कैसा होगा? अनिश्चित मांग वक्र होगा। और अनिश्चित मांग वक्र को समझाने के लिए सबसे पहले एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं पॉल एम स्वीजी, ये नाम भी याद रखना है आपको, पॉल एम स्वीजी। इन्होंने विकुंचित मांग वक्र, किंकर डिमांड कर्व का उपयोग किया है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किंकर डिमांड कर्व या विकुंचित मांग वक्र किसकी अवधारणा है, तो किसकी अवधारणा बताएंगे आप? पॉल एम स्वीजी की अवधारणा है। इसमें इन्होंने बताया है कि एक अल्पाधिकारी यदि कीमत में वृद्धि करने का यदि वो निर्णय लेता है तो उसको अधिक लोचदार मांग वक्र का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर यदि वो कीमत में कमी करने का निर्णय लेता है तो उसे कम लोचदार मांग वक्र का सामना करना पड़ेगा। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसी स्थिति में अल्पाधिकारी का जो मांग वक्र होगा वो एक निश्चित कीमत पर या स्थापित कीमत पर विकुंचित हो जाएगा, अर्थात वो सीधा जो चल रहा था वहां उसमें विकुंचन पैदा हो जाता है। इसलिए अल्पाधिकारी विक्रेता क्या करते हैं? कीमतों में ज्यादा परिवर्तन की बजाय वो कीमतों को स्थिर रखने का निर्णय लेते हैं। इसको हम एक रेखा चित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसा कि रेखा चित्र में आप देख रहे हैं, इसमें दो वक्र हैं, एक तो सीडी वक्र है और दूसरा एबी वक्र है। एबी वक्र चूंकि आप पीछे भी पढ़ के ही आए हैं तो आप बता सकते हैं कि एबी वक्र अधिक लोचदार है और सीडी वक्र कम लोचदार है। और दोनों वक्र एक दूसरे को एक देख रहे हैं हम ई बिंदु पर, इस वक्र में विकुंचन पैदा हो रहा है ई बिंदु पर, अर्थात सीडी जो वक्र था हमारा, सीडी वक्र ई बिंदु पर आकर के मुड़ गया है और किधर चला गया है? बी की ओर चला गया है। अर्थात इस जो ई बिंदु पर वस्तु की कीमत निर्धारित होगी वह हमेशा स्थिर रहेगी। इसी को प्राइस रिजिडिटी की स्थिति कहा जाता है। इससे
ना तो कीमत में कोई कमी होगी और ना ही कीमत में कोई वृद्धि होगी। इसलिए ये हमें ध्यान रखना है कि एक किंकड़ स्थिति ऐसी बताती है जहां पर वस्तु की कीमत पूर्णतया स्थिर रहती है। अब बात करते हैं द्वय अधिकार की, डुओपोली। द्वय अधिकार, जैसे कि आप देख रहे हैं नाम में आ रहा है द्वय, द्वय का मतलब दो अधिकार, अर्थात ऐसा बाजार जिसमें किसी वस्तु विशेष की पूर्ति पर किसका नियंत्रण होता है, केवल दो उत्पादक या दो विक्रेताओं का पूरी तरह नियंत्रण होता है और वे दोनों ही बाजार की स्थिति के अनुसार उत्पादन संबंधी और कीमत संबंधी निर्णय लेते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो द्वय अधिकार है वो अल्पाधिकार की ही एक विशेष स्थिति को दर्शा रहा है, क्योंकि इसमें विक्रेताओं की संख्या 2 निर्धारित कर दी गई है। यदि आपके दोनों चीजें समझ में आ गई हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।